2022 को संकल्प आईएएस कोचिंग चैनल रघुवर प्रसाद की तरफ से प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में संविधान एक टॉपिक है। संविधान टॉपिक है। संविधान तो बहुत बड़ा है देश का, तो उसको हम पढ़ा दिए थे कि जो है प्रस्तावना तक पढ़ा दिए थे। प्रस्तावना के बाद एक टॉपिक 5 आता है, उसमें जो है संघ एवं इसका क्षेत्र है, तो इसको भी बता दिए थे कि संविधान के जो है भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक वर्णन है। इसको मैं कल पढ़ा दिया था, कल नहीं, नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज आपको हम जो है फिर जो अधूरे हैं तथ्य उसको बताएंगे। तो इसलिए आज मैं अपना बहुमूल्य टाइम निकाल करके आज फिर आपको जो है मदद कर रहे हैं। मदद लेने के लिए आप तैयार रहिएगा। तो आइए चलते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ इसके जो क्षेत्र हैं 3 जो है वर्गों में बांटे गए हैं। और मैंने इसको बहुत बढ़िया से आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। अब आपको बताना है कि जो है कहां कहां कैसे कैसे राज्य का क्षेत्र होगा, कैसे कैसे संघ का क्षेत्र होगा, और कैसे कैसे जो है केंद्र का क्षेत्र होगा, जो पूरे भारत में किसी भी क्षेत्र को अधिग्रहित कर लेगा। तो इसके बाद आगे का तथ्य आपको आज बताएंगे, आप ध्यान दीजिएगा। तो आज जो है संघ एवं इसके क्षेत्र के विषय में 3 वर्गीकरण किया गया है संविधान के तहत। अब आइए आगे उन वर्गीकरणों के विषय में जानकारी हासिल करें, जो मुख्य परीक्षा और पीटी की परीक्षा में ये सवाल आते हैं और इंटरव्यू में भी आएंगे। तो इसलिए पूछ देगा कभी भी कि बताइए भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और उसका क्षेत्र का वर्णन है। तो आप कहिएगा कि सर भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 से जो है 4 तक के अनुच्छेदों में संघ और उसके क्षेत्रों का वर्णन है। और जो है नंबर 1 है राज्य के क्षेत्र, संघ के क्षेत्र और संघ के वह क्षेत्र, वह अधिकार जो पूरे भारत के किसी राज्यों के किसी भी क्षेत्रों को आवश्यकता पड़ने पर उसके पावर को, उसके शक्तियों को, उसके भूमि को, उसके सरकार को जो है अपदस्थ कर सकता है, ये जो है अधिग्रहित कर सकता है, अपने अधिग्रहित माने अपने अधिकार में ले सकता है। तो आइए आगे चलते हैं। राज्यों संघ, राज्यों एवं संघ, राज्यों एवं संघ, राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम। राज्यों संघ शासित राज्यों के नाम, राज्यों के नाम, राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम एवं उनके क्षेत्र को, एवं उनके क्षेत्र को, किनके क्षेत्र को, राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र राज्यों के जो नाम एवं उनके क्षेत्र को विस्तार से संविधान की पहली अनुसूची में, संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। भाग और अनुसूची, भाग 1 अनुसूची 1 में दर्शाया गया है। इस वक्त 28 राज्य एवं 9
केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र प्रशासित, केंद्र प्रशासित, केंद्र प्रशासित क्षेत्र, केंद्र प्रशासित क्षेत्र है, क्षेत्र है। तो राज्यों के संदर्भ में जो राज्य हैं, राज्यों के संदर्भ में, राज्यों के संदर्भ में संविधान के उपबंध की व्यवस्था, राज्यों के संबंध में संविधान, संविधान में उपबंध की व्यवस्था, संविधान में उपबंध की व्यवस्था, संविधान में उपबंध की व्यवस्था, संविधान में उपबंध की व्यवस्था सभी राज्यों पर समान रूप से लागू है। संविधान में जो उपबंध की गई है व्यवस्था सभी राज्यों पर, सभी राज्यों पर समान रूप से लागू की गई है, समान रूप से लागू की गई है, लागू की गई है, लागू की गई है। तो आप जान लीजिए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत 5वें यूनिट में आपको संघ इसका क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी को जो है की व्यवस्था की गई है, जिसमें राज्य के क्षेत्र, संघ के क्षेत्र एवं राज्य पूरे भारत में ऐसे क्षेत्र जिसमें संघ अपना आवश्यकता के अनुसार अधिग्रहित कर सकता है, यह व्याख्या है। तो इसके आगे संघ एवं इसका क्षेत्र, राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम एवं उनके क्षेत्र को विस्तार से जानने के लिए जानना भी जरूरी है। अब IAS बनने की बात कर रहे हैं, आप किसी मंत्री को सलाह दीजिएगा, आप पॉलिसी बनाइएगा, आप डायरेक्टर बनिएगा, आप सेक्रेटरी बनिएगा, तो इसमें विस्तार से जानना भी जरूरी है। तो विस्तार से संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है, संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है इस वक्त 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश, 9 केंद्र प्रशासित, 9 केंद्र जो है केंद्र शासित क्षेत्र है, केंद्र शासित क्षेत्र है। राज्यों के संदर्भ में संविधान में उपबंध की व्यवस्था सभी राज्यों के संबंध, राज्य के संबंध में अगर कहें तो जितने राज्य हैं भारत में जो संविधान में उपबंध की गई है वह व्यवस्था सभी राज्यों पर लागू होगी। तो और आगे आइए, और आगे हम लोग बढ़ते हैं। ज्ञान में वृद्धि करना हर एक इंसान का काम है। ज्ञान में वृद्धि करना हर एक इंसान का काम है, और आप जान जाइए कि ये संविधान जानना बहुत जरूरी है। संविधान नहीं जानिएगा तो आप जो है कोई ये परीक्षा तो पास कर ही नहीं पाइएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर परीक्षा पास कर लेते हैं, आप अच्छी जानकारी रखते हैं तो आपको काम आएगा, क्योंकि आदमी बहुत स्वार्थी होता है। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू हाफ। हाफ को आप पढ़िएगा तो हाफ के फिलॉसफी में लिखा है कि क्या लिखा है कि मेन मोर forget a father, men more repeatedly forget a father than lost पैतृक मनी हो गया। हाथ का कहना है, किसका? थॉमस हाब्स का कहना है। मैं आपको ज्ञान की पोटरी खोल रहा हूं यहां से। सब कुछ खाली किताबों में नहीं दिया होता है, किताबों में दिए गए तथ्यों को इंटरप्रिटेशन किया जाता है, तब आपकी ज्ञान की वृद्धि होती है। थॉमस हाब्स ने लिखा कि मेन मोर रिपीटेडली फॉरगेट ऑफ द फादर, फॉरगेट ऑफ
फॉरगेट ऑफ द फादर देन लास्ट पैट्रिक मनी। जो है इंसान इतना दुष्ट है, इतना हरामी है, इतना छली है, इतना स्वार्थी है, इतना लड़ाकू है, इतना रोवर है कि अपने बाप की मृत्यु को, बहुत सब आदमियों की धारणा है, अधिक से अधिक आदमियों की धारणा है कि अपने बाप के मृत्यु को आसानी से भूल जाता है और उसकी संपत्ति को बांटने के लिए तैयार हो जाता है कि लाश अभी नहीं जाएगी, पहले बंटवारा इसके संपत्ति में हो जा। तो सभी भाई लाश को रोक देते हैं और बाप की संपत्ति में बंटवारा करते हैं। तो जो इंसान अपने बाप का नहीं हुआ तो वो इंसान समाज में दूसरे आदमी का क्या होगा, ये फिलॉसफी है। तो वही थॉमस हॉब्स ने कहा है। तो इसीलिए संविधान को पढ़ना बड़ी जरूरी है। संविधान एक ऐसी व्यवस्था है जिससे सबको न्याय मिलता है, इसीलिए संविधान को पढ़ना जरूरी है। तो संविधान में हम संघ इसका क्षेत्र आपको पढ़ा रहे हैं, आप इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। यह है मेन मोर रिपीटेडली फॉरगेट द डेथ ऑफ फादर देन द लास्ट पैट्रिक मनी। इस चीज को कभी मत भूलिएगा। आइए आगे चलते हैं। हम आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिए हैं कि आदमी इतना दुष्ट है, स्वार्थी है, उसके शार्टनेस उसका लाइफ है और इतना जो है खूंखार है कि दूसरे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए दूसरे का हित कभी चाहता नहीं है। तो मैं ये उदाहरण देके बताया हूं कि फादर ये कहे थे। ये भी कहाँ कहे थे, जो इटली में शासक को, जो है इटली के राजा को समझा रहे थे, ये राजा साहब आप समझ जाइए, आप राज बढ़िया से चलाइए, आप मानव को समझते हुए चलाइए। तो आप भी तो राजा चलाने के लिए आईएएस बनने जा रहे हैं, उसी की तैयारी करेंगे। तो इसलिए थॉमस हॉब्स के फिलॉसफी को आपको यही बता दिया। आप पता नहीं कब पढ़ते, मैंने आपको यही बता दिया। तो इसलिए संविधान को पढ़ना बड़ी जरूरी है। जो चीज आपको मिल रहा है, जो चीज आप पा रहे हैं, सभी जो है संविधान से पा रहे हैं। कोई देवी देवता आपको नहीं दिया है, जो भी चीज आपको मिला है सभी संविधान से पा रहे हैं। तो इस भ्रम को आप तोड़ दीजिए, अपने दिमाग के कचरे को हटा दीजिए। तो आइए आगे चलते हैं। भाग 21 में, भाग जो है रोमन शब्द है, भाग 21 में, भाग 21 में कुछ राज्यों के लिए, याद करिएगा इसको, भाग 21 में कुछ राज्यों के लिए, कुछ राज्यों के लिए, भाग 21 में कुछ राज्यों के लिए, भाग 21 में कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध है, विशेष उपबंध है, विशेष उपबंध है। कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध है, इनमें शामिल है। तो विशेष उपबंध है, तो विशेष उपबंध वाले राज्य कौन है? विशेष उपबंध वाले, उपबंध, विशेष उपबंध वाले राज्य, विशेष उपबंध वाले राज्य कौन है? आइए, विशेष उपबंध वाले राज्य हैं, इनमें शामिल है महाराष्ट्र। क्या शामिल है? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, नागालैंड, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, 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 मणिपुर, 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 मणिपुर पढ़ा जाता है, मणिपुर नहीं, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, 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 सिक्किम, 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 मिजोरम, मिजोरम,
अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एवं कर्नाटक, गोवा, कर्नाटक। क्लियर? तो राज्य, संघ और संघ के ऐसे अधिकार जो भारत के किसी क्षेत्र पर किसी क्षेत्र को अधिकृत कर सकते हैं। ये 3 कैटेगरियां हैं। लेकिन भारतीय संविधान के भाग 21 में जो कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध है, जिसमें राज्यों की संख्या 12 है। अगर आपको इंटरव्यू में पूछ दे, इंटरव्यू में पूछ दे, आप भारतीय संविधान में कितने राज्यों के लिए विशेष उपबंध है, 12, 13, 14, या पीटीए में पूछ दे कि भारतीय संविधान में कितने राज्यों के लिए विशेष उपबंध है 11, 12, 13, 14, तो आप जब क्लियर रहिएगा तभी मारिएगा कि 12 राज्यों के लिए विशेष उपबंध है, तो आपका एक सवाल यही बन गया और इंटरव्यू के लिए भी तैयार हो गए कि 12 है। तो 12 में आप महाराष्ट्र को, गुजरात को जबान पर रखिए, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। 12 राज्य ऐसे हैं जहां जो है आपको जो है राज्यों के लिए स्पेशल व्यवस्था है। बिहार नहीं है, बिहार नहीं है। इसके लिए बिहार के लिए वही नीतीश जी मांग कर रहे हैं कि स्पेशल व्यवस्था दी जाए, लेकिन हो नहीं रहा है। लेकिन अभी कितने हैं? 21 में, भाग 21 में 12 राज्य के लिए विशेष उपबंध है। तो इतना आप जान जाइए कि भारतीय संविधान के भाग 21 में कुछ राज्यों यानी 12 राज्यों में विशेष उपबंध है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम और मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक 12 राज्यों के लिए विशेष उपबंध है। आइए आगे चलें। आगे क्या व्यवस्था है जो है संघ और इसके क्षेत्र में, आगे क्या व्यवस्था है, चलिए आगे चलते हैं। तो आप जान गए भारतीय संविधान के भाग 21 में 12 राज्यों के लिए विशेष उपबंध है। अब इस उपबंध में क्या क्या भाई, आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ अगर पीटी में सवाल आ जाए कि ये उल्टा भी पूछे कि भारत के संविधान के किस भाग में जो है राज्यों के लिए विशेष उपबंध है, तो दे देगा भाग 9, भाग 10, भाग 20, भाग 21। तो आप किस पर लगाइएगा टिक? जो गोला करिएगा, जो गोला रहता है तो किस पर लगाइएगा? गोला रहता है ना भाई, गोला रहता है, गोला रहता है तो किस पे लगाइएगा? A, B, C, D। तो अब आपको आ गया कितने हैं? तो एक राज्य, 10 राज्य और 9 राज्य और 12 राज्य। तो ए का संबंध 12 से है, बी का संबंध 9 से है, सी का संबंध 10 से है और डी का संबंध जो है आपको 1 से है। तो किसको भरिएगा? तो आप 12 वाला किससे है? 12, तो 12 वाला ए का, तो इसमें यही 12 भरिएगा। तो ये ए में 12 है, तो 12 ए अगर मान लिया गया तो आप ए को, यही ये है, नहीं ये नहीं, ये है, तो डी को भरिएगा। ए का संबंध डी से है, तो ए का कोड हो गया ये, मतलब 1, 2 और 3 और 4। तो ए का संबंध ए से है और बी का संबंध बी से है, 2 का संबंध बी से है और 3 का संबंध सी से है और 4 का संबंध डी से है। तो कौन कोड भरिएगा? किसका संबंध? तो आप किसको करिएगा? तो आप करिएगा जो है ये 12 वाला, तो डी से भरिएगा। तो डी का मतलब 4। तो आपका चौथा सवाल सही है, आपका चौथा सवाल सही है
और इसी में आप गोला बना दीजिएगा। तो आप 100% क्लियर हो गए कि इसी तरह से सवाल पूछे जाएंगे, तो आप वहां कंफ्यूज नहीं करिएगा। चलिए आगे आइए, आगे आइए, समझिए संघ एवं इसका क्षेत्र के विषय में और आगे और जानकारी हासिल करिए। संघ और इसके क्षेत्र के विषय में और जानकारी हासिल करिए। आपके लिए हम बहुत अपना बहुमूल्य समय देते हैं भाई। हम वीडियो के पद पर रहते हुए आपको बहुत महत्वपूर्ण समय देते हैं। सभी लोग अपने बाल बच्चों में देते हैं, लेकिन मैं आपको देता हूं, तो आप इसको समझिए। इसके अतिरिक्त जो अभी पढ़ाया है भाग 21 में, जो 12 राज्यों को स्पेशल व्यवस्था दिया गया, इसके अतिरिक्त 5वीं और 6ठी अनुसूचियों में 5वीं एवं 6वीं अनुसूचियों में 5वीं और 6ठी अनुसूचियों में राज्य के भीतर अनुसूचित जाति सूचियों में राज्य के भीतर अनुसूचित जाति राज्य के भीतर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष उपबंध है। अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध है। अब समझिए, यहां भाग जो है 21 में 12 राज्यों के लिए स्पेशल व्यवस्था है, लेकिन इसी भारतीय संविधान के अंतर्गत 5वीं और 6वीं अनुसूचियों में, यानी 5वीं और 6ठी अनुसूची में राज्यों के भीतर जो राज्य हैं, 28 राज्य हैं, तो इन 28 राज्यों के भीतर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, तो इसका ये एरिया हो गया, तो इसके भीतर या बिहार है या राज्य है, तो इसके भीतर, इस क्षेत्र के भीतर अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध है। अगर बिहार में अनुसूचित जातियों का कुछ क्षेत्र है जहां उनकी आबादी है, या जनजातियों की आबादी है, या बिहार में अनुसूचित जाति का कुछ एरिया है या जनजाति का कुछ एरिया है, तो स्पेशल व्यवस्था है। तो इसके लिए यह जो है क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध है। तो अगर पूछ दे कि भारत के किस जो है सूची में, किस अनुसूची में भारत के राज्यों के क्षेत्रों के भीतर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो है क्षेत्रों के लिए विशेष उपबंध है, तो आप यहाँ कंफ्यूज मत करिएगा। आप यह कहिएगा कि भारतीय संविधान के जो है अनुसूची 5वीं और 6वीं अनुसूची में इसकी व्याख्या है कि जो सरकार होगी उस राज्य की, तो उस राज्य की सरकार उस राज्य के ऐसे क्षेत्र जहां अनुसूचित जाति, जहां जनजाति का बाहुल्य है, उसके लिए वह विशेष उपबंध बना करके उनके विकास की बात करेगी। तो आपको इंटरव्यू में भी पूछ सकता है कि आप बताइए, आप पढ़ के आए हैं, कलेक्टर बन के जा रहे हैं, किसी राज्य में आपकी कलेक्टर की पोस्टिंग हो जाए, तो आप ये बताइए कि किस संविधान के कहाँ लिखा हुआ है, संविधान में, भारत के संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि राज्य के भीतर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए विशेष उपबंध है। ये कहाँ लिखा हुआ है, तो आप बता दीजिएगा कि भारतीय संविधान के
5वीं और 6वीं अनुसूची में इस बात का जिक्र किया गया है कि राज्यों के भीतर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो क्षेत्र होगा उसके लिए राज्य सरकार उसके लिए विशेष उपबंध करके उनके लिए कार्य करेगी। तो इसको आप जाने रहिएगा, तभी न सरकार के मंत्रियों को समझाइएगा, क्योंकि संसद का ह्रास हो रहा है, विधानसभा का ह्रास हो रहा है। आपको भी सवाल कभी पूछ देगा कि भारतीय संसद के ह्रास के प्रमुख कारण क्या हैं, आप बताइए। तो भारतीय संविधान के अनुसार संसद के जो सदस्य चुन के जा रहे हैं, विधानसभा के सदस्य चुन के जा रहे हैं, वो सभी क्रिमिनल हैं। वह सभी जो है, हम सभी को कहते हैं कहीं न कहीं उसका संबंध क्रिमिनलों से जुटा हुआ है। भारतीय राजनीति का अपराधीकरण हो गया है, अच्छे लोग नहीं जा रहे हैं, पैसे कौड़ी वाले जा रहे हैं, तो वह सही कानून नहीं बनाएंगे। इसलिए आपको कलेक्टर रहिएगा तो उनको अच्छा राय दीजिएगा कि नहीं, यहाँ संविधान का उल्लंघन होगा। 6वीं और 5वीं अनुसूची में लिखा हुआ है कि फलाने इस राज्य में, जिस राज्य में सर हम लोग हैं, इस राज्य में, इस जिले में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की संख्या इतनी है, इसके लिए विशेष उपबंध है, उसके लिए विकास के लिए कानून बनाया जाए। बस समझ गए। तो ये आगे आइए, अब आगे आपको बताते हैं। तो आप 5वीं और 6वीं अनुसूची को आप याद करिएगा कि 5वीं और 6वीं अनुसूची में SC ST राज्यों के भीतर विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई। तो और आइए संघ और इसके क्षेत्र के विषय में, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के विषय में और क्या जानकारी है, और क्या जानकारी लेना चाहते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। और जानकारी लीजिए, खूब ज्ञान लीजिए आप, और ज्ञान लीजिए और मजा लीजिए, मजा लेके पढ़िए। ये कोई प्रेशर की पढ़ाई नहीं है, ये 1-2 दिन का पढ़ाई नहीं है। ये पढ़ना है, ज्ञान को बढ़ाना है और IAS पर सिलेक्शन लेना है, और सिलेक्शन लेने के बाद क्षेत्र में अच्छे तरह से काम करना है। तो आइए आगे चलते हैं। उल्लेखनीय है मतलब लिखा हुआ है, उल्लेखनीय है कि भारत के क्षेत्र, 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 भारत का संघ है। भारत के क्षेत्र भारत का संघ है। भारत के क्षेत्र भारत का संघ है। भारत के क्षेत्र और भारत का संघ से ज्यादा व्यापक अर्थ, भारत के क्षेत्र जो है भारत का संघ से ज्यादा व्यापक अर्थ समेटे है। भारत के क्षेत्र भारत का संघ से ज्यादा अर्थ समेटे है। समेटे का मतलब यानी भारत के क्षेत्र से, भारत का संघ से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट भारत के क्षेत्र से है। इस बात को समझिएगा। तो क्षेत्र से है क्योंकि बाद वाले में सिर्फ राज्य शामिल है, क्योंकि बाद वाले में केवल राज्य शामिल है। केवल राज्य शामिल है। जबकि पहले में न केवल राज्य, जबकि पहले में न केवल राज्य वरन बल्कि संघ शासित, न केवल राज्य बल्कि संघ शासित क्षेत्र, बल्कि संघ शासित क्षेत्र एवं वे क्षेत्र जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा
जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा भविष्य में कभी भी अधिगृहित किया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा कभी भी अधिगृहित किया जा सकता है। अधिगृहित किया जा सकता है। अधिगृहित किया जा सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि भारत के क्षेत्र और भारत का संघ तो से ज्यादा अर्थ समेटे हैं। भारत के क्षेत्र भारत का संघ से ज्यादा अर्थ समेटे हुए हैं। यानी भारत का क्षेत्र का मतलब हो गया संघ, जिसमें सभी राज्य शामिल हैं। महत्वपूर्ण है क्योंकि बाद वाले में केवल राज्य शामिल है, क्योंकि इसमें केवल राज्य है। भारत का संघ में केवल राज्य है, जबकि पहले में न केवल राज्य बल्कि संघ शासित क्षेत्र एवं क्षेत्र जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा कभी भी अधिगृहित किया जा सकता। इसमें ऐसा पावर है, भारत के क्षेत्र में ऐसा पावर है कि संघ को इतनी शक्तियां हैं कि किसी भी राज्य को के किसी भी भाग को अधिगृहित कर सकती है। लेकिन भारत के संघ में केवल राज्य है। भारत के संघ में केवल राज्य शामिल है। तो भारत के संघ को ये पावर नहीं है। भारत के क्षेत्र वाले पार्ट में शक्तियां प्राप्त है पहले वाले को, कि वह कहीं भी किसी के संघ में शामिल राज्यों के जो है एरिया में जो नाम बदल सकता है, उसके सीमा में अंतर कर सकता है, उसके जमीन को कस्टडी में ले सकता है। इतना शक्तियां हैं। आइए और आगे चलते हैं। संघ इसके क्षेत्र यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के और कुछ बातें, खास बातें। आइए अब तो आप जान गए कि भारत के क्षेत्र और भारत का संघ। अगर पूछ दे इंटरव्यू में, आप बताइए भारत के क्षेत्र और भारत के संघ से क्या तात्पर्य है, आप हमको समझाइए। आपको से पूछ दिया जाए कि इंटरव्यूअर पूछ दे कि भारत का क्षेत्र और भारत के संघ में क्या डिफरेंस है, तो आप एकदम खुल्लम बोलिएगा कि भारत का क्षेत्र का मतलब भारत के संघ से ज्यादा शक्तिशाली है। इसलिए शक्तिशाली है कि इसमें इतनी शक्तियां हैं कि भारत के संघ में शामिल राज्यों के किसी भी क्षेत्र पर जो है भारत का जो क्षेत्र वाला अधिकार है, संघ की शक्तियां इतनी है कि कहीं भी अधिगृहित कर सकता है। इसलिए आप समझा दीजिएगा कि सर यही बात है, इतने अंतर है। भारत का क्षेत्र शक्तिशाली है और भारत का संघ सीमित है। तो भारत का संघ का मतलब हो गया इसमें राज्य शामिल है, तो राज्यों के अधिकार सीमित हैं। और इसका अच्छा सवाल है, पूछ दे इस कथन की व्याख्या करें कि भारत के क्षेत्र और भारत के संघ, भारत के क्षेत्र एवं भारत के संघ के अर्थ को स्पष्ट करते हुए ये बतावें कि पहले वाले का क्या मतलब है, क्या अर्थ होगा, और दूसरे वाले का क्या अर्थ होगा। समीक्षात्मक व्याख्या करें। तो आप तो का दिमाग गोल हो जाएगा, चकरा जाएगा, चला ये कहां से पूछ दिया। तो आपको ये होगा कि भारत के क्षेत्र का मतलब, भारत के क्षेत्र का मतलब जो राज्य शामिल है सबका मालिक संघ होगा, और भारत के क्षेत्र का मतलब, भारत का संघ का मतलब हो गया केवल राज्य के शक्तियों से संबंधित है। लेकिन उसका अर्थ है आप जनरल लगाइएगा, कहेगा भारत का संघ यही मजबूत होगा, लेकिन नहीं, भारत का संघ में शामिल राज्यों से मतलब है। सर भारत का संघ का मतलब भारत संघ में शामिल राज्यों से मतलब है, और भारत के क्षेत्र के मतलब होता है सभी राज्यों पर जो सॉवरेनिटी संघ की है उससे मतलब है। और यही बात आपको लिख देना है। तो आपको 20 नंबर में 18 नंबर, 19 नंबर, 17 नंबर मिलेगा, और आपका ये प्रश्न का माकूल जवाब मिल जाएगा। तो भारत के क्षेत्र और भारत का संघ, इसके विषय में आपको इंटरव्यू में भी काम आया, पीटी में भी काम आया, अब मुख्य परीक्षा में भी काम आया। किस विषय में? संविधान के विषय में। आइए आगे चलते हैं। आइए आगे चलते हैं। कमल जी कितना मिनट हो गया? आइए आगे चलते हैं। आइए जो है
यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के विषय में और आगे तथ्य क्या है और क्या जानकारी है, इसको लिया जाए। संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य हैं। संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य हैं। संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य हैं। और केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य और केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार हैं। और केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार है। मतलब पटीदार हैं, शेयर मांगते हैं। जिस तरह से परिवार में कई व्यक्ति मिलके, कई सदस्य मिलके और उसका पति, उसका बेटा, उसका बेटी, उसकी माँ, उसका बाप एक चूल्हे पर भोजन बनाकर खाते हैं और उसके भाई एक चूल्हे पर भोजन बना के खाते हैं, तो चूल्हा शब्द ही इंडिकेट करता है कि सभी एक परिवार है। इसलिए उसको ज्वाइंट फैमिली कहा जाता है। तो परिवार में जो आमदनी होगी उसका बंटवारा, उसका हिस्सेदार सभी सदस्यों को होता है। ठीक उसी तरह से एक संविधान के तहत संघ में जो राज्य है, तो जो सेंटर में जो इनकम होगी अन्य स्रोतों से, उस इनकमों के में अपने राज्य के विकास के लिए वो हिस्सेदार है। यही तो है इसका मतलब। यानी संघीय व्यवस्था में राज्य इसके सदस्य हैं और केंद्र के साथ शक्तियों के बंटवारे में हिस्सेदार है। तो यह आप समझ गए। आगे आइए चलते हैं। दूसरी तरफ संघ क्षेत्र एवं केंद्र द्वारा अधिगृहित क्षेत्रों में सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन होता है। यहाँ और दूसरी तरफ संघ शासित क्षेत्र, दूसरी तरफ संघ शासित क्षेत्र एवं केंद्र द्वारा अधिगृहित क्षेत्र में, केंद्र द्वारा अधिगृहित क्षेत्र में, केंद्र द्वारा अधिगृहित क्षेत्र में सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन होता है। केंद्र सरकार का प्रशासन होता है। यहाँ टिपिकल सवाल थोड़ा सा है। जैसे केंद्र सरकार ने किसी राज्य सरकार के किसी भी क्षेत्र को अधिगृहित कर लिया, तो अगर इंटरव्यू में पूछ दे, अच्छा ये बताइए केंद्र सरकार शक्तिशाली है, ये बात आप जानते हैं? जी सर। तो जानते हैं। तो अगर किसी राज्य का कोई क्षेत्र है, केंद्र सरकार अगर उसके कुछ क्षेत्र पर अधिग्रहण कर लिया है, तो उस पर किसका प्रशासन चलेगा? राज्य का चलेगा कि दोनों का चलेगा, कि एक का दोनों का चलेगा, कि दोनों के राज्य से चलेगा, कि केवल केंद्र का चलेगा? तो आप यहाँ पढ़े रहिएगा तो आप बता दीजिएगा। नहीं, अधिगृहित क्षेत्र में सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन चलेगा। ये टिपिकल यहाँ सवाल थोड़ा सा था, लेकिन इसको मैं क्लियर कर दिया। और यही क्लियरेशन, यही जो है स्पष्टीकरण आपको काम आएगा। और यही पढ़ाई का मतलब भी हुआ कि आप समझें, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आपका कंसेप्ट क्लियर होता चलो, उससे तो बहुत किताबें, बहुत सब कुछ है, लेकिन आपको अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको बहुत कितना मोटी मोटी किताब पढ़ी, उससे कोई मतलब नहीं है। कम जानिए, ठोस जानिए, स्पष्ट जानिए, ठीक है, और परफेक्ट जानिए। तो अगर पूछ दे कि केंद्र सरकार राज्य सरकार के किसी क्षेत्र पर अधिग्रहण कर लिया है, तो उस अधिग्रहण वाले क्षेत्र पर केंद्र सरकार शासन करेगी
कि राज्य सरकार शासन करेगी, कि दोनों सरकारें शासन करेगी, कि राज्य सरकार के सहमति से केंद्र सरकार शासन करेगी। तो आप यहाँ अटक जाइएगा। तो वहाँ यही यहाँ समझना है कि नहीं, वहाँ कोई राज्य सरकार से लेना देना नहीं है, क्योंकि अधिग्रहण करने की शक्तियां जो है भारत सरकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो उसके क्षेत्र के अंतर्गत आ गया तो वहां राज्य का अधिकार विलोप हो गया और वहां केंद्र का शासन चलेगा। क्लियर, स्पष्ट हो गया। तो यही मैं आपको पढ़ाने का, यही मैं आपको समझाने का यहाँ अपना बहुमूल्य दे रहा हूं, बहुमूल्य समय दे रहा हूं। इसे समझने का प्रयास करिएगा। आइए आगे चलें कि यूनियन एंड ईस्ट टेरिटरी में और क्या तथ्य हैं और क्या आपको जानना है जो आईएएस के सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ना है। आइए आगे चलते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि आप यूनियन एंड ईस्ट टेरिटरी के विषय में जो मैं आपको बता दे रहा हूं उस पर विशेष ध्यान दीजिए। और इसको नोट भी बना सकते हैं, इससे अच्छा नोट कुछ नहीं होगा। अपने अच्छा नोट बनाइएगा, लिखिएगा, सिलसिलेवार किसी का नोट काम नहीं करेगा। और समझिएगा तो आइए, एक संप्रभु राज होने के एक संप्रभु राज होने के नाते भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। उदाहरण के लिए सत्तांतरण, सत्तांतरण संधि के अनुसार, संधि होगी, संधि के अनुसार खरीद, उपहार, लीज, व्यवसाय जिसे अभी तक किसी मान्य शासक ने अधिग्रहित न किया हो। व्यवसाय जिसे अभी तक किसी मान्य शासक ने अधिग्रहित नहीं किया है। अधिग्रहित नहीं किया है। जीत या हराकर। इसका मतलब ये हुआ कि एक संप्रभु राज होने के नाते, संप्रभु राज सावरेन स्टेट, तो सावरेन स्टेट का मतलब हुआ, सावरेन माने होता है जो है प्रभुसत्ता। सॉवरेन अंग्रेजी में कहते हैं सॉवरेन और हिंदी में कहते हैं प्रभुसत्ता। प्रभुसत्ता वह सत्ता जो सर्वशक्तिशाली है, वह सत्ता जो सर्वशक्तिशाली है, जिसके सामने सब लोग झुकते हैं और वह किसी के सामने नहीं झुकता है, उसे हम प्रभुसत्ता कहते हैं। ये भी जान लीजिए, प्रभुसत्ता किसे कहते हैं? जिसके आज्ञाओं का पालन सब लोग करते हैं, वह किसी की आज्ञाओं का पालन नहीं करता है, उसे हम सॉवरेनिटी कहते हैं।
उसे हम क्या कहते हैं? सॉवरेनिटी कहते हैं। तो एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत एक सॉवरेन स्टेट है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत, इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून वह कानून है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह व्याख्या करता है, यह व्यवस्था दिया है कि सब लोग अपने अपने क्षेत्र में कैसे शासन करेंगे, अपने अपने सॉवरेन स्टेट में कैसे शासन करेंगे, ऐसे कानून को अंतर्राष्ट्रीय कानून कहते हैं। तो कानूनों के तहत जो विदेशी क्षेत्र है, उस विदेशी क्षेत्र में भी भारत या सॉवरेन स्टेट अधिग्रहण कर सकता है। उदाहरण के लिए जो है संधि करके, जब मान लीजिए कि अगर भारत और नेपाल के बीच में संधि हो जाए तो भारत, नेपाल कहेगा मेरा इतना सीमा ले लीजिए, भारत कहेगा दे दीजिए, कागज बन जाएगा, संधि हो गया, तो उस क्षेत्र पर भारत अपना प्रशासन चला सकता है। या नेपाल अपने किसी क्षेत्र को बेचता है, भारत सरकार अगर खरीद लेती है तो भी उस पर सत्ता भारत का ही होगा। अगर जो है वहां का राजा या प्राइम मिनिस्टर और यहाँ का प्राइम मिनिस्टर अगर उपहार में, भेंट में, अगर अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन अच्छे हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अच्छी है, तो कहीं उपहार में, भेंट में दे दे कि इतना जमीन आप ले लीजिए, तो भी केंद्र सरकार जो उस पर शासन कर सकती है। साथ ही साथ अगर युद्ध करके जीत ले एक राष्ट्र, यानी भारत किसी भी पाकिस्तान से युद्ध कर ले, इंग्लैंड से युद्ध कर ले, रूस से युद्ध कर ले, चीन से युद्ध कर ले, और युद्ध करके हरा करके अगर जमीन को कब्जा कर लेता है तो उस पर शासन किसका रहेगा? सेंटर का होगा। तो यह भारतीय संविधान में इस चीज को जानिए, जीत करके, हरा करके, उपहार पा करके, लीज ले करके, खरीद करके, संधि करके, व्यवसाय करके अगर भारत सरकार कहीं जमीन अधिग्रहित विश्व स्तर पर कर लेती है तो उस पर सत्ता भारत का ही रहेगा। इसलिए यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का ये बहुत बड़ा मैटर है। इस मैटर को जानिए। आईएएस में सवाल यहां से उठा सकता है, इंटरव्यू में भी पूछ सकता है, क्या कितने तरीकों से संप्रभु राष्ट्र भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून के, कितने तरीकों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों में भी अधिग्रहण कर सकता है? लीज वाले जमीन, खरीद वाले जमीन, उपहार वाले जमीन और जीत वाले जमीन, या जो है इनमें से कोई नहीं? इस तरह का सवाल आ जाए तो आप कहिएगा इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से सभी वाले को मार सकते हैं। जीत करके भी लिए तब भी कर सकते हैं, लीज पे लिए तभी कर सकते हैं, और कोई उपहार में दिया तभी कर सकते हैं, संधि कर लिए तभी कर सकते हैं, खरीदे हैं तभी कर सकते हैं। तो इतना चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। तो अधिग्रहित तो व्यवसाय जिसे अभी तक किसी शासक ने अधिग्रहित नहीं किया है, उस जमीन पर आप जीत करके या हरा करके जमीन ले लिए हैं तो जमीन आपका है, यानी भारत का है। तो जैसे चीन अगर भारत पर अगर कब्जा कर लिया जिस जमीन पर, तो उस जमीन पर चीन के संविधान के अनुसार उस जमीन पर भारत के अनुसार जो है फिर युद्ध करके उस जमीन को लेने का हक है। उस जमीन को लेने का हक है, क्योंकि पूर्व में वह जमीन भारत की थी, लेकिन चीन ने जीत करके हरा के जमीन को ले लिया है। तो हम अपने जमीन को फिर जीत करके और हासिल कर लेंगे और ले करके उस पर अपना शासन सत्ता स्थापित कर लेंगे और वहां अपना शासन चलाएंगे। आगे आइए, और क्या है? आगे आइए जो है, और आपको क्या पढ़ना है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में आइए, आगे चलिए। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में आगे आइए, और आपको क्या पढ़ना है? आइए आगे, और आपको क्या पढ़ना है? उदाहरण के लिए भारत में संविधान लागू होने के बाद, उदाहरण देखिए, उदाहरण के लिए
संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया। कुछ विदेशी क्षेत्रों का, कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया। कुछ विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण किया, जैसे दादर और नागर हवेली, दादर और नागर हवेली, दादर और नागर हवेली, दादर और नागर हवेली, गोवा, दमन व दीव, गोवा, दमन, दीव, पुडुचेरी एवं सिक्किम, इन क्षेत्रों के अधिग्रहण के बाद, इन क्षेत्रों के अधिग्रहण के बाद, इन क्षेत्रों के अधिग्रहण के बाद में आगे विस्तार से बताया जाएगा, विस्तार से बताया जाएगा। आप समझ जाइए। उदाहरण के लिए जैसे हम बताए हैं कि किसी भी क्षेत्र पर अगर संप्रभु राज्य भारत अगर उपहार के द्वारा जमीन खरीद के, युद्ध करके और लीज पर लेके अगर जो है जमीन हथिया लिया है, क्षेत्र हथिया लिया है, तो उस क्षेत्र पर शासन किन सरकार का होगा। जैसे उदाहरण के लिए भारत संविधान लागू होने, जब भारत में संविधान लागू हुआ तो कुछ विदेशी क्षेत्र थे, तो विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण भारत ने किया। जैसे दादर और नागर हवेली, यह विदेशी क्षेत्र था। जैसे गोवा, यह विदेशी क्षेत्र था। जैसे दमन और दीव, यह विदेशी क्षेत्र था। पुडुचेरी, यह विदेशी क्षेत्र था। यह सिक्किम, यह विदेशी क्षेत्र था। यह विदेशी क्षेत्र था। विदेशियों का हुकूमत इस पर चलती थी। तो इन क्षेत्रों के अधिग्रहण जो हो गया भारत का, लेकिन कैसे हुआ यह जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इस पर विस्तार से चर्चा होगी। तो हम लोग अब उदाहरण के लिए समझ लिए कि कैसे आप विदेशी क्षेत्रों पर अधिग्रहण करने के बाद भारत कैसे अपना सत्ता चलाता है, कैसे अपना शासन चलाता है। उदाहरण के लिए विदेशी क्षेत्र दादर और नागर हवेली, गोवा, दमन दीव, पुडुचेरी, सिक्किम। तो आज का लेक्चर हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के विषय में यहाँ पर समाप्त करते हैं। और कल मौका मिलेगा तो आपको फिर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के और तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। आप सभी मेरे जो पाठक हैं, जो संघ लोक सेवा आयोग, जो राज्य लोक सेवा आयोग की तैयारी करते हैं, उनसे मेरा यही कहना होगा, बार बार कहते हैं कि कमेंट जरूर लिखिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जाने कि आप पढ़ रहे हैं तो कुछ आपको समझ में आ रहा है। तो कुछ लिखिए कि मेरे समझ में आ गया है। आगे और या कोई कठिनाई हो तो ये भी बता दीजिए कि समझ में नहीं आया है, और स्पष्ट तरीके से बताएं। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि कमेंट जरूर लिखें। ठीक है, तो यही मैं आज का लेक्चर जो है 13/10/2022 प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र संविधान संघ एवं इसके क्षेत्र यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के तथ्यों को आज के इस लेक्चर में बता दिया और ये स्टॉपेज करते हैं। नेक्स्ट टाइम में दूसरा तथ्य बताएंगे। थैंक यू।